हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? एकदम फिट एंड फाइन, गुड। तो बच्चे, डिस्कस कर रहे थे हम लास्ट क्लास में मेजरमेंट्स के बारे में, मेजरमेंट्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस या लार्ज डिस्टेंसेस के बारे में, कि जो बहुत बड़े बड़े जो डिस्टेंसेस होते हैं, जिससे हम स्पेस के अंदर या सेलेस्टियल बॉडीज के बीच का जो गैप होता है उसको मेजर करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी यूनिट्स लगेंगी। और मैं बात कर रहा था कि किलोमीटर्स भी बहुत छोटी यूनिट हो जाती है उन केस के लिए। तो हमको बहुत बड़ी जो सबसे बड़ी यूनिट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करी थी, मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूं चीज को, दिस वाज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो बेसिकली हम जो अभी बात कर रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। हमें हालांकि हम और यूनिट्स के बारे में बात करेंगे कि और बड़ी बड़ी यूनिट मास में क्या होती है, एनर्जी में क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस की, कि जब डिस्टेंस होंगे तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से ऐसे यूनिट्स होते हैं जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस या लार्ज डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि क्या है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, डिनोटेड बाय AU। तो जब भी आपको AU मिल जाए तो आप समझ लें वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और मैंने आपको इसके पीछे रीजन बताया था कि जो डिस्टेंस मेजर हो रहा है वो अर्थ के सेंटर से लेकर सन के सेंटर तक का मेजर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमेशा जब भी आप डिस्टेंस की बात करते हैं, स्फेरिकल बॉडी की बात करते हैं, किसी ऐसी बॉडी की बात करते हैं, तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, वहां से लेकर आप दूसरे के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को मेजर करते हैं। और उसी सेंटर में जनरली उसका मास एग्जिस्ट कर रहा होता है, यहाँ उसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो उनके बीच का जो सेंटर ऑफ, बेसिकली बोल सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो सेंटर ऑफ मास होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उनको हम बोलते हैं कि वो प्रैक्टिकल डिस्टेंस होता है। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो फ्यूचर का टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस मेजर किया जाता है। और फिर मैंने बात की थी कि व्हाई इट इज कॉल्ड द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, क्योंकि सन और अर्थ कैसे है, ये मेरे पास सन है और अर्थ घूम रही है ऐसे ऑर्बिट में, ये। तो अर्थ का जो ऑर्बिट सन के चारों तरफ है, दिस इज अर्थ, दिस इज सन, वो है इलिप्टिकल ऑर्बिट, सर्कुलर नहीं है। तो कभी तो डिस्टेंस लार्ज हो जाएगा और कभी डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल। कभी अर्थ इतनी पास आ जाएगी, कभी अर्थ उतनी दूर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तब मैं डिस्टेंस फिक्स नहीं ना पाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये सारे डिस्टेंस अलग अलग हैं। तो इनका जो एवरेज डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और वो कितना होता है, 15 करोड़ किलोमीटर्स। और जिसको मैंने आपको बताया था कि हम एग्जैक्टली इसको लिखते हैं कितना है, वैल्यू आपको याद रखनी है, ध्यान रखें कि वैल्यू याद रखेंगे। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 into 10 to the power 11 मीटर, 15 करोड़ किलोमीटर्स। तो 1.496 को राउंड ऑफ करूंगा तो 1.5 आ जाएगा। और जब आप एक्सपोनेंट्स को आप किलोमीटर्स में चेंज करेंगे तो 15 करोड़ किलोमीटर ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्या है हमारे पास, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर LY से डिनोट कर देते हैं, LY, L फॉर लाइट, Y फॉर ईयर। अब मेन बात क्या है बेटा, मेन बात ये है कि जो आज हम बेसिकली आज की क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ न्यूमेरिकल्स में यूज होगी, बहुत जबरदस्त तरीके से न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। और मैं आपको बताऊंगा कि वो न्यूमेरिकल्स किस टाइप के बनते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये यूनिट्स याद रखने हैं, स्पेशली जो मैं यूनिट्स बता रहा हूं ये तो याद रखने ही है। दिस इज द मिनिमम थिंग दैट यू हैव टू लर्न। इसके अलावा आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। फिजिक्स का तो फील्ड बहुत बड़ा है, कितना लर्न करना चाहते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम कितना करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो लाइट ईयर नाम से क्या पता लगता है, लाइट ट्रेवल कर रही है ईयर तक, यानी कि इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट। अब आप सोच के देखिए लाइट की स्पीड क्या है, 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चलती है। 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चलती है स्पेस के अंदर। अब आप सोचो कि एक ईयर के अंदर कितने सेकंड होते हैं, एक ईयर में होते हैं 365.25 डेज, मतलब 365 डेज एंड 6 आवर्स होते हैं, ठीक है। वही लीप ईयर बन जाता है 4 इयर्स बाद। तो 365.25 तो हो गए डेज, फिर हर डे में हो गए 24 आवर्स, फिर हर आवर में हो गए 60 मिनट,
और फिर हर मिनट में हो गए 60 सेकंड्स। इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कितने सेकंड्स हो गए। उतरे तो सेकंड हो गए, और उतरे सेकंड को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट से, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तब आपको पता लगेगा कितना डिस्टेंस आया, और वो जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। फटाफट से एक लाइन की डेफिनेशन है, साथ साथ लिख लें। लेकिन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। ठीक है, अब देखो 1 लाइट ईयर की अगर मैं बात करूं, 1 LY लाइट ईयर, तो वो आएगा, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कर टू स्पीड इनटू टाइम। ये पता होना चाहिए कैलकुलेशन कैसे हुई है। स्पीड था बेटा हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप क्लास 10 तक भी पढ़ के आ चुके होंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, इनटू टाइम कितना था? 365.25 डेज, हर डे में 24 आवर्स, हर आवर में 60 मिनट्स और हर मिनट में 60 सेकंड्स। तो इतना तो मेरे पास आ गए सेकंड्स, ये टाइम आ गया सेकंड्स में। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आता है? आंसर आता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46, ये पता लग रहा होगा आपको, 9.46 × 10⁻15 मीटर। वैल्यू डायरेक्ट याद कर ले तो अच्छी बात है, हर बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब ये आपको क्लियर पता लग रहा है कि ये यूनिट इससे बड़ी है। कैसे? यहाँ 10⁻11 है और यहाँ 10⁻15 है, तो 10⁻4 तो सीधे ज्यादा दिख रहा है, और ये 1 है, ये 9 है। 9 को अगर मैं राउंड ऑफ कर लूं और 10 मान लूं तो बेसिकली 10⁻16 हो जाएगा। तो यानी कि ये यूनिट इस वाले यूनिट से अप्रोक्सीमेटली 1 लाख गुना ज्यादा है। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, ये 10⁻11 है, ये 10⁻16 हो सकता है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो 10⁻11 से 16 तक 10⁻5 का डिफरेंस होता है, और 10⁻5 क्या होता है? 1 लाख। इतना ज्यादा ये यूनिट बड़ी है। ठीक है बेटा, अब सुनो इसके बाद क्या है हमारे पास। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है लार्जेस्ट यूनिट। उससे बड़ी डिस्टेंस की यूनिट अब तक डिस्कवर नहीं हुई है, या कोई उससे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट हमने यूज नहीं करी है। वो लेटेस्ट है कि आज तक जो सबसे बड़ी यूनिट मानी जाएगी वो यूनिट है, और उसका नाम है पारसेक। पारसेक, उसको फुल फॉर्म होता है पैरालैक्टिक सेकंड। ठीक है, लेकिन हम सिंपल उसको पारसेक के नाम से जानते हैं। देखिए वो क्या है। थर्ड वन इज पारसेक। पारसेक, अब पारसेक क्या है? इसकी डेफिनेशन अलग तरीके से दी जाती है। अब वो कैसे? पहले मैं आपको उसका मीनिंग समझा दूं, तब आप डेफिनेशन समझ पाएंगे। और उसकी डेफिनेशन भी आ जाती है बेटा एग्जाम में लिखने के लिए, तो डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, लेकिन पहले इसका मीनिंग समझो। मीनिंग ये है कि अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट ए पे था, एक पॉइंट बी पे था, ये बेसिकली पूरा एक सर्कल बन सकता है जिसका ये आर्क है, और कोई दो पॉइंट्स ऐसे हैं ए और बी विच आर सेपरेटेड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इन दोनों के बीच का गैप है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ पा रहे हैं? यानी कि इसको आप अर्थ समझ लें और इसको सन समझ लें। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ इस आर्क की लेंथ है, और अगर वो किसी पॉइंट पर 1 सेकंड का एंगल, 1 सेकंड स्मॉलेस्ट एंगल, 1 सेकंड का एंगल अगर वो सबटेंड करता है सेंटर पे, तो फिर रेडियस जो होगी ना उस सर्कल की वो हो जाएगी 1 पारसेक। इसका मीनिंग समझना जरूरी है, फिर मैं प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूं आपको। तो मीनिंग ये था कि अगर हम कोई ऐसा सर्कल मान लें जिसका आर्क लेंथ जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो वो सेंटर पे अगर 1 सेकंड का एंगल बनाता है तो इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 1 पारसेक, या दैट मींस द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 1 पारसेक। ठीक है, अब आपको लगेगा कि भाई मान लो कि सेंटर को मैं यहां बना लेता तो क्या ये 1 पारसेक होता? नहीं होता, क्योंकि अब ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये नहीं है, बड़ा हो गया एंगल, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस नहीं होगा। तो बेसिकली ये हुआ कि दो कंडीशन, दो क्राइटेरिया को फॉलो करना है। पहला क्राइटेरिया था कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होना चाहिए, और ये दोनों के दोनों पॉइंट सेंटर पे 1 सेकंड का ही एंगल बनाए, और जब ये हो जाएगा
तो जो रेडियस ऑफ सर्कल होगी दैट इज इक्वल टू 1 पार्सेक, तब वो डिस्टेंस 1 पार्सेक कहलाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये तो आपने लिख दिया, पहले डेफिनेशन लिख लें आप, उसके बाद ये डायग्राम बना लें और फिर देखते हैं कि 1 पार्सेक एग्जैक्टली होता कितने मीटर्स के बराबर है, कितना इसका आंसर आता है। राइट बेटा, ठीक है, तो चलिए इसके पहले डेफिनेशन लिखिए। देखिए 1 पार्सेक, हेडिंग थी पार्सेक आपके पास, और इसमें आगे लिखें 1 parsec is defined as 1 parsec is defined as the radius of circle, the radius of circle, radius of circle at the center of which, at the center of which comma an arc of length 1 AU, 1 capital A dot U dot 1 AU subtends an angle of, subtends का मतलब होता है makes, forms, subtends an angle of 1 second, और 1 second कैसे लिखना है, 1 सेकंड बिल्कुल ऐसे लिखना, ठीक है, इसको ऐसे मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकंड। ठीक है, तो बहुत क्लियर सी बात है कि 1 पार्सेक आपके पास उस सर्कल की रेडियस है जिसका आर्क, जिसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकंड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल, डेफिनेशन ऑफ पार्सेक। अब बात करते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो बेटा ये तो मेरे पास क्या है, एंगल है, ये मेरे पास क्या है, आर्क, जिसको हम L लिख लेते हैं, और ये मेरे पास क्या है, दिस इज R, रेडियस। तो अब क्या लिखेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी नो दैट, डायग्राम आप बना लेना बेटा इसके साथ में, ठीक है, डायग्राम बना लीजिएगा, पहले इस कैलकुलेशन को देख लो, फिर पूरे डायग्राम के साथ उसको नोट करना। वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। जब मैंने आपको पैरेलैक्स पढ़ाया था तब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, और एंगल छोटा होना चाहिए, तो 1 सेकंड तो स्मॉलेस्ट एंगल है, छोटा वो ऑलरेडी है। अब क्या आता है, वैल्यू पुट करो, थीटा की जगह मैं लिखूंगा 1 सेकंड, एल की जगह क्या लिखना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आर का है हमारे पास 1 पार्सेक, रेडियस 1 पार्सेक थी, तो 1 पार्सेक निकालना है, तो कैसे करोगे, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 AU अपॉन 1 सेकंड। अब इन दोनों की आपको वैल्यू पुट करनी है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने कितना निकाला था, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ये तो था 1 AU। ठीक है, 1 सेकंड कितना था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1 सेकंड को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1/3600, इतना तो डिग्री आता है, और उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई/180 भी आता है, इतना हो जाता है रेडियन में, 1 सेकंड इतने रेडियन के बराबर होता है। अब क्या है, इन दोनों को जब मैं आपस में डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, मैं इस चीज को ऊपर लिख देता हूं, शायद ये विजिबल ना हो आपको, कि फाइनल हमारे पास जो मैंने नीचे लिखा है उसको मैं एक बार और लिख देता हूं, कि हमारे पास 1 पार्सेक आ गया है, कितना, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर अपॉन 1/3600 इंटू पाई/180 रेडियन। ये जो नीचे लिखा था मैंने ऊपर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है, 3.084 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर 1 पार्सेक। यस, ये आपके पास निकल के आ गया 1 पार्सेक। अब आप चेक करिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निकाला था तो 10 की पावर 11 आया था, ठीक है, फिर हमने 1 लाइट ईयर निकाला तो 10 की पावर 15 आया था, और जब हमने 1 पार्सेक निकाला तो 10 की पावर 16 ज्यादा आ गया उससे भी आंसर। तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 गुना ज्यादा हो गया लाइट ईयर के, नहीं, ये सिर्फ 3 टाइम्स ज्यादा है उसके। लेकिन दिस इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इससे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट डिस्टेंस की कोई नहीं है।
अब चलो ये तो हमको पता लग गया, ठीक है, डायग्राम आप बना सकते हैं इसका ये, या आप वीडियो के बाद में भी इसको कर सकते हैं, जब इसके रिकॉर्डेड आप पार्ट देखेंगे तब इसको देख सकते हैं। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन में क्या इसके डेफिनेशन पूछ लेते हैं, क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि राइट द रिलेशन बिटवीन 1 पार्सेक एंड लाइट ईयर, यानी 1 पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं। ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 पार्सेक एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 लाइट ईयर एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इन तीनों में किसी भी दो के बीच में रिलेशन पूछ सकते हैं। तो उसका एक बड़ा सिंपल मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ये तीनों तो पहले आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, कि इसकी तीनों की वैल्यू क्या क्या आती है। उसके बाद जिन भी दो फिजिकल क्वांटिटी के जिन भी दो डिस्टेंसेस के बीच में, जिन भी दो यूनिट्स के बीच में आपको रिलेशन निकालना है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो। मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, find the relation between find the relation between 1 parsec and 1 parsec and light year। LY का मतलब लाइट ईयर, इनके बीच का मुझे रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखो, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। मैं सबसे पहले ऊपर लिखता हूं 1 पार्सेक, इसकी वैल्यू पुट करो। 1 पार्सेक की वैल्यू थी 3.084 × 10⁻16 मीटर्स में, अपॉन कर दो 1 लाइट ईयर, और यहां भी उसकी वैल्यू पुट कर दो। मतलब 1 पार्सेक लिखो, उसकी वैल्यू लिखो, 1 लाइट ईयर लिखो, उसकी वैल्यू लिखो। कितनी थी, 9.46 × 10⁻, कितना, 10⁻15 मीटर। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, अराउंड 3.4। इसको इससे डिवाइड करने के बाद 3.4 के आसपास आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट नहीं है, राउंड ऑफ करके है। तो हमारे पास 1 पार्सेक कितना आएगा, 1 पार्सेक इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3.4 लाइट ईयर्स। दिस इज द रिलेशन। तो बहुत सीधा सा तरीका है, आपको जिन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए उन दोनों की वैल्यू लिखिए और आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा। अब जैसे इस तरीके से पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में रिलेशन निकालना होता तो क्या करते हैं, ऊपर मैंने 1 पार्सेक और उसकी वैल्यू लिखी है, नीचे यहां लिख देता 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और यहां पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर दोनों का आपस में सॉल्व करते हैं, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपका आंसर आ जाता है। तो ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दे आर जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए कभी भी आ सकता है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, छोड़ना नहीं है, ठीक है बेटा, राइट। अब बात करते हैं इसके आगे क्या है। डिस्टेंस तो हमने देख लिया कि लार्ज डिस्टेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे बड़ी जो 3 यूनिट थी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, फिर उससे बड़ी लाइट ईयर, फिर उससे भी बड़ी पार्सेक। तो पार्सेक इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इससे बड़ा कोई नहीं यूनिट होता प्रैक्टिकल। और अगर हम बात करें कि सबसे कम डिस्टेंस की यूनिट क्या हो सकती है, तो उसमें बहुत सारे हमारे पास। सबसे कम में क्या क्या है, मिलीमीटर सुना है आपने, ठीक है। चलिए मैं एक टेबल बना देता हूं यहाँ पे, और कुछ आपको वो चीजें बताता हूं जो कि आपके यूज में आएंगी, ठीक है। वैसे तो मिनिमम की अभी तो कोई लिमिट ही नहीं है कि कहां तक जा सकता है, लेकिन जो जनरल है हमारे लिए, जिनको हम ज्यादा यूज करेंगे, उसका मैं आपको एक टेबल बना देता हूं ताकि आप उसको साथ साथ देखें। क्योंकि डिस्टेंस का सेगमेंट चल रहा है, लार्ज देख लिया तो स्मॉल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। कौन कौन सी चीज आपको पता होनी चाहिए, और ये मान के रखिए कि जो मैं आपको अब बताऊंगा वो सिर्फ इस चैप्टर के लिए वैल्यूएबल नहीं है, इसमें तो आएगा ही आएगा। जब तक आप पढ़ोगे, मैं फिजिक्स पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, जब तक पढ़ोगे तब तक ये काम आएगा। मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस, इसमें सीधा लिख देता हूं पहले जनरल चीज, सेंटीमीटर। हाँ, मैं बड़े से छोटे की तरफ लिखता हूं, 1 सेंटीमीटर, फिर 1 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, मीटर में लिखना है 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं 10⁻³ मीटर। अब ये तो जनरल है, ये ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। अब इसके आगे क्या है, एक होता है हमारे पास 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इज डिनोटेड बाय सिंबल दिस, ये सिंबल दिख रहा है,
ऐसे, इस सिंबल को बोलते हैं म्यू, म्यू, या तो इसको माइक्रो बोल देते हैं, माइक्रोन बोल देते हैं, माइक्रोन मीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि कभी आपको ये दिख जाए ना म्यू, म्यू एम, तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6 मीटर, -6 होता है इसका मतलब, ठीक है। फिर अब हमारे पास क्या है, 1 नैनोमीटर। मैं आपको वो बता रहा हूं जो ट्रेडिशनली यूज होती है, जो ज्यादा यूज होती है हम उसी की बात करेंगे। 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर इज डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल n एंड स्मॉल m, और ये होता है 10⁻⁹ मीटर। फिर एक यूज होता है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, कई बच्चे इसको आर्मस्ट्रॉन्ग आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं होता, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम डिनोटेड बाय सिंबल ए के ऊपर एक डिग्री का साइन बनता है, जैसे डिग्री होता है ना, जैसा आप लिखते हैं 36 डिग्री, ये जो डिग्री वाला साइन है ना, ये ऐसा ही साइन इसके ऊपर बनता है। लिखने का तरीका इसका ये, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर, पिकोमीटर डिनोटेड बाय पीसी, स्मॉल पी, सॉरी पीएम, स्मॉल पी एंड एम, 10⁻⁻12 मीटर। पिको का मतलब होता है -12, ठीक है। जैसा मैं मीटर में लिख रहा हूं मीटर, ऐसे ही ग्राम्स में भी आ सकता है। मैं बोलता हूं जैसे कोई भी यूनिट, जैसे अभी तो हम लेंथ की यूनिट नाप रहे हैं, अगर आप टाइम की भी याद करना चाहें, जैसे यहाँ पी को सेकंड लिखा होगा, PS लिखा हो, तो उसका मतलब 10⁻⁻12 सेकंड ही होगा। पिको का मतलब 10⁻⁻12 होता है, अब वो चाहे किसी के साथ भी लिखा है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है 1 फर्मी, फर्मी को हम लिखते हैं फेम्टोमीटर, इसको फेम्टोमीटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यानी कि डिनोटेड बाय FM, और वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। ये जनरली वो है जो आप यूज करेंगे, बाकी और भी होता है, ऑटोमीटर भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये जो मैंने चीजें लिखी हैं, दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड थिंग्स। मैंने भी जब तक फिजिक्स पढ़ी है अक्सर इन्हीं का यूज किया है, ठीक है बेटा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जनरली इन्हीं की जरूरत पड़नी, 99.9% केसेस में आपको इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये स्मॉल थी, अब इसके बाद ऊपर तो डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, वो तो अलग बात है, मैं सिर्फ स्मॉल की बात बता रहा हूँ। इस स्मॉल में आपको 99.9% केस में, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ्स, आपको इन्हीं की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है बेटा। तो इनको ढंग से याद रखना है, किसकी वैल्यू क्या होती है। ये किसी भी चैप्टर में आ सकता है, ये सिर्फ इस चैप्टर का मैटर नहीं है, ये किसी भी चैप्टर में आ सकता है, ठीक बच्चे, ओके। अब सुनिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है, दिस इज अबाउट डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं मास के बारे में, मेजरमेंट ऑफ मास। तो मास के लिए हमारे पास क्या क्या है, हम बात करते हैं लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट क्या है मास की, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट, ये याद रखनी है बेटा, एग्जाम में आ जाते हैं, पूछ लेते हैं 1 मार्क में। लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट, ये लर्निंग का है, वो होती है हमारे पास 1 CSL, 1 CSL। बड़ा प्राउड फील करने वाली बात है कि जो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास है, जो लार्जेस्ट है, वो एक इंडियन साइंटिस्ट के नाम पर है, 1 CSL। और CSL का मतलब होता है चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट, सी चंद्र, एस का मतलब शेखर, एल का मतलब लिमिट। ये चंद्रशेखर आजाद नहीं है, फ्रीडम फाइटर नहीं है, ठीक है, ये साइंटिस्ट है, ठीक है बेटा, चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर लिमिट, ये इसका नाम होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 CSL, 1 CSL, CSL अब्रिविएशन है, 1 CSL is equal to 1.4 times mass of sun। सन के मास का 1.4 टाइम्स। लेकिन सन का मास कितना होता है हमें तो यही नहीं पता, अर्थ का कितना होता है वो भी नहीं पता, कोई बात नहीं, सन का मास ध्यान रख लो।
1.4 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg ये मास ऑफ सन होता है। 2 इंटू 10 पावर 30 kg। मैंने नहीं मेजर किया, साइंटिस्ट वर्ड ने, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो कंसेप्ट है, जो कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट है, इन सब से मिलके ये सारी चीजें हुई हैं। मतलब बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही इसका बेस है, जिससे पता लगता है किसी दूसरी बॉडी को कैसे मेजर किया जा सकता है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से, ठीक है। तो खैर आपको फिलहाल इसका नाम याद रखना है, इसकी वैल्यू याद रखनी है 1.4 into 2 into 10 power 30 kg, ठीक है। अब सुनो, हमारे पास है स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट लिखता हूं, ऊपर तो मास चल ही रहा है। तो स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट इसकी क्या है? अब ये वो प्रैक्टिकल यूनिट है जिसका नाम आपने फिजिक्स से पहले केमिस्ट्री में पढ़ा है। कुछ याद आ रहा है क्या हो सकती है वो? नहीं? चलो मैं बताता हूं। अच्छा, किसी सबसे छोटी ऐसी कौन सी चीज है हमारे पास जिसका हमको मास मेजर करना पड़ सकता है? सबसे छोटी चीज क्या सुनी आज तक? सोचो। आपने मॉलिक्यूल सुने हैं, मॉलिक्यूल से भी छोटा एटम सुने हैं, और एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबसे छोटा जो आपने सुना है प्रैक्टिकली वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सुने। तो उन सब का जो मास मेजर होता है ना, वो उस यूनिट के अंदर मेजर होता है, और वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू, ठीक है। तो मैं लिखता हूं स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो है हमारे पास 1 AMU, बेसिकली इट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास मेजर होता है, एटम्स का भी मेजर होता है, मॉलिक्यूल्स का भी मेजर हो जाता है, लेकिन सबसे छोटी चीजों का मास इसमें मेजर होता है। अब ये है कितना? 1.66 into 10 to the power minus 27 kg। सोचो कितना छोटा है, कितना छोटा है। 1 kg तो आपको पता है कितना होता है। 1 ग्राम कितना होता है? 1 ग्राम तो और बहुत छोटा है। 1 ग्राम तो इतना है कि अगर आप हाथ पे रख लेना 1 ग्राम, तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने हाथ पे कुछ रखा है, ठीक है। 1 ग्राम से छोटा हो गया माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, ये सब जितने भी आपने सुने हैं, मतलब फर्मी ग्राम तक अगर मैं बात करूं, फेम्टोग्राम की 10 की पावर -15 तक भी अगर मैं पहुंच जाऊं, जितना भी आप उसमें पहुंच जाएं, तो सबसे उससे भी छोटा हमारे पास ये है 10 to the power -27 kg एटॉमिक मास यूनिट के लिए, ठीक है बेटा। इसमें आप बहुत छोटी छोटी वो चीजें जो विजिबल भी नहीं है हमारी आई से, उनका मास मेजर होता है। तो लार्जेस्ट प्रैक्टिकल हो गया 1 CSL, और स्मॉलेस्ट हो गया हमारे पास 1 AMU, जिसकी वैल्यू होती है 1.66 × 10⁻27। ध्यान रखना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU। 1 AMU को कई बार हम ऐसे लिख देते हैं 1U, यूनिफाइड मास। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि आगे क्या है। आगे हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। मैं देखो, वैसे तो बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं याद करने की, लेकिन मैंने आपको कहा है कि मैं आपको सबसे पहले वो चीजें बताऊंगा जो सबसे जरूरी है आपके लिए याद करना। इनके बिना काम नहीं चलेगा, ये जनरली पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर। मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट। इसका आपने नाम सुन रखा है। सबसे कमाल की बात है, ये जो मैं बता रहा हूं इसका आपने नाम सुन रखा है। क्या सुन रखा है नाम? इसका नाम आपने सुना है किलोवाट आवर। नाम सुनाई दे रहा है? याद आया? किलोवाट आवर आपने पढ़ा था क्लास 9th में भी और 10th में भी, कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट आवर, जिसको हम 1 यूनिट बोल देते हैं, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल। ये बिल्कुल वही है, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट। दिस इज KWH, किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर जो होता है, 1 किलोवाट आवर वो किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। ये आपने क्लास 9th में भी कैलकुलेट किया है। कई बार क्लास 9th में क्वेश्चन आता था, राइट द रिलेशन बिटवीन प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी या कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास कमर्शियल यूनिट होता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल मेजर करते हैं। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट।
ठीक है, और ये जूल कौन सी यूनिट होती है, एसआई यूनिट, ये कमर्शियल है और ये हमारे पास एसआई यूनिट है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर या किलोवाट आवर इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी, सबसे बड़ी यूनिट ये होती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट। स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट में आप सोचिए सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा था, सबसे छोटा पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, सबसे हल्का, उसकी जो एनर्जी है ना वो स्मॉलेस्ट है। अब उसकी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उसकी एनर्जी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है। एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल ई कैपिटल बी, स्मॉल ई कैपिटल बी से हम इसको डिनोट करते हैं। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल, 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल, ये इसके बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इतना ही होता है ना, 1.6 into 10 to the power minus 19, बस उसके आगे जूल लिख दो, इजीली याद हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू लिख दो और आगे जूल, तो आपको मिल जाएगी एनर्जी स्मॉलेस्ट किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब कुछ और यूनिट्स हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा, बस वो उसको आपको ऐसे सुन लेना है। जैसे एरिया जो होता है, एरिया उसकी जो स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है वो क्या है, एरिया को तो देखो बहुत अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है, बस कुछ मैं आपको छोटी सी बता दूं कि फॉर एरिया जो स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है यूनिट इज इक्वल टू 1 बार्न, BARN, बार्न होती है, बार नहीं है, बार तो होता है प्रेशर के लिए, BAR जो बार होता है वो प्रेशर के लिए होता है, ये बार्न है BARN, 1 बार्न इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर। ये बस ऐसे याद कर लें, ये जरूरी नहीं कि एग्जाम में आए, कुछ चीजें हैं जो आप समझ लें। अब आप सोचेंगे लार्जेस्ट क्या है, तो भाई एरिया तो अलग अलग तरीके से मेजर होता है, ठीक है बेटा, हेक्टेयर में भी एरिया होता है, किलोमीटर स्क्वायर में भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। अब जैसे मैं आपको बताऊं एरिया की तो सबसे कमाल की बात यह है कि एरिया तो अलग अलग रीजन में, इंडिया में ही अलग अलग यूनिट में नपता है। जैसे कि अगर आप पहाड़ों में चले जाएं, उत्तराखंड साइड पे चले जाएं, जो लोग उत्तराखंड के होंगे इस बात को एश्योर भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं खुद भी उत्तराखंड का ही हूं तो मुझे पता है इसके बारे में, कि वहां पर जो एरिया होता है वो नाली में नपता है। नाली, अगर किसी के बोलते हैं ना कि ये खेत जो है कोई एक फील्ड है तो वो किस में जाएगा, वो उसको किस तरीके से नापा जाएगा, तो नाली के हिसाब से नपता है, यानी कि वो एक अलग यूनिट हो गई नाली। अब नाली वाली नाली नहीं है जिसके अंदर से पानी बह के निकलता है, ये वो नहीं है, नाली एक यूनिट है एरिया को मेजर करने की। तो इसी तरीके से कहीं पे आपने देखा होगा कहीं पर जो डिस्टेंसेस होते हैं वो गज में नपते हैं, ठीक है, कहीं हेक्टेयर में मतलब गज में नप रहे हैं, कहीं पे मीटर में नप रहे हैं। अब जैसे अगर आप ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में बेटा जो प्लॉट साइज होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, इतने मीटर स्क्वायर का प्लॉट है, ठीक है। लेकिन अगर आप गाजियाबाद में चले जाए तो आपको गज में मिलेगा। तो बेसिकली अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तरीके से वो नप सकता है, ठीक है। तो कोई फिक्स डिसाइड नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस रीजन की बात करें। लेकिन स्मॉलेस्ट की जो बात होती है उसके लिए एक प्रैक्टिकल कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि वो आपके पास 1 बार्न 10 पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर होती है, ये आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। अब मैं बात करता हूं कि टाइम के लिए हमारे पास क्या है, टाइम की स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट क्या हो सकती है, नहीं पता, ओके। देखो वैसे तो इसमें अभी बहुत सारे रिसर्च चल रही है, बहुत फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर आप लेटेस्ट पढ़ेंगे तो आपको कुछ और मिलेगा, बुक में पढ़ेंगे तो कुछ और मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको मिले 1 शेक, शेक टाइम के लिए 10 पावर माइनस 8 सेकंड के आसपास हो सकता है, एंश्योर कर लेंगे एक बार, ठीक है। 1 शेक नाम याद करना बहुत आसान काम है, टाइम के लिए बताओ कितनी कमाल की बात है, टाइम की कैसी यूनिट है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करें या कुछ करें, तो आपको कुछ और मिलेगा, आपको मिलेगा प्लैंक लेंथ, प्लैंक लेंथ। ये अब ऑब्जर्व है कि ये एक ऐसी चीज है जो टाइम को स्मॉलेस्ट मेजर करने के लिए है। हालांकि बहुत सारी अभी प्रैक्टिकल चीजें बाकी हैं इसके कैलकुलेशन के अंदर, चीजें अभी रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, लेकिन प्लैंक लेंथ इज assumed to be used
फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है। तो फिलहाल ये सब चीजें आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे ज्यादा, लेकिन मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि वन शेक को नॉर्मली प्रैक्टिकल यूनिट स्मॉलेस्ट माना जाता है टाइम के लिए, लेकिन फिलहाल प्लैंक लेंथ जो है वो इसको ओवरटेक कर सकती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल लेटेस्ट आपके पास ये है कि वन प्लैंक लेंथ जो होती है वो स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट टाइम के लिए मानी जाती है। ओके, अब चलिए बात करते हैं कि इसके आगे क्या है। ये तो हमने बहुत सारी स्मॉलेस्ट सुन ली, और भी बहुत सारी चीजों में स्मॉलेस्ट होती है। आपके पास बुक जो होगी, आपके जो भी रेफरेंशियल बुक है उसके अंदर आप बहुत सारी अलग अलग चीजों की स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट देख सकते हैं। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आप जितनी अपनी इंफॉर्मेशन और एक्सटेंड करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जितनी कॉमन चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए वो सब मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किसके ऊपर, जो हमने आज जो पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से और बनते हैं और कहां कहां पे यूज आएगा थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर का कंसेप्ट। क्योंकि इसके ऊपर मैंने आपको कोई क्वेश्चन अभी कराया नहीं है कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जो हमारे पास पैरेलैक्स मेथड था, इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से यूज होते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और उसकी वैल्यू मैं लिखूंगा और फिर देखते हैं उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, और फिर ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए। और ध्यान रखिए कि जो मैं क्वेश्चन आपके लिए अब पढ़ रहा हूं, इन क्वेश्चनों की कैलकुलेशन बहुत थोड़ी सी वैसी होगी, ट्रिकी होगी। मतलब अब तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल करे होंगे उनमें कैलकुलेशन का पार्ट आपको इतना टफ नहीं लगा होगा, लेकिन अब जो हम न्यूमेरिकल करने हैं उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी है। फॉर्मूला इजी है, फॉर्मूले में पुट भी कर लेंगे आप, लेकिन उसके बाद की जो कैलकुलेशन है उसको आपको पेशेंस से करना पड़ेगा ताकि उसमें गलती ना हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। एक क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी का ही सॉल्व एग्जांपल है। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकंड। ये सन है, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ये सन है और इसका एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डायमीटर का मतलब पता है क्या होता है? ये तो होता है इसका डायमीटर और ये होता है एंगल। ये जो एंगल बना रहा है इसका डायमीटर ना, इसको बोलते हैं एंगुलर डायमीटर। एंगुलर डायमीटर वो एंगल जो कि डायमीटर ने सबटेंड किया है किसी जगह पे। ठीक है, ओके। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकंड्स, यानी थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 1920 सेकंड्स। ये वैल्यू है थीटा की 1920 सेकंड्स। एंगल मिल गया, ओके। द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, अब यानी कि ये हुआ कि यहां अर्थ है और अर्थ से मैं मेजर कर रहा हूं सन को। दिस इज अर्थ, दिस इज सन। तो डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, तो वो ये डिस्टेंस मान लिया जाएगा एवरेज। इसको देख लो या इसको देख लो, एंगल बहुत छोटा होता है, दोनों डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो ये मेरे पास r होगा बेसिकली, और वो कितना दे रखा है आपको? दिस इज 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। अब आपको याद हो कि ये क्या है? दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यही तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये लिख दिया हमने। अब आपको क्या निकालना है? बचा क्या बताओ निकालने के लिए? मुझे एंगल पता लग गया, r पता लग गया, ये होता है l। इसका जो डायमीटर है बेसिकली वो एक आर्क है। अब आपको ये लगेगा कि भाई आर्क जो हमने सुना है वो तो कर्व सुना है, लेकिन ये तो स्ट्रेट है, तो इसको हम आर्क कैसे कह सकते हैं? यार अर्थ भी तो राउंड है, अर्थ गोल है ना, सबको पता है राउंड है। आपने अर्थ को राउंड देखा है? भाई मैंने तो अर्थ को राउंड नहीं देखा। मैंने अर्थ को राउंड सिर्फ तब देखा है जब मैंने स्पेस की कोई फोटोग्राफ देखी हो, लेकिन मेरे को सामने नहीं दिखती अर्थ राउंड। क्यों? मुझे तो अर्थ हमेशा फ्लैट नजर आती है। आप अपने घर के बाहर निकल के देख लो, नहीं बाहर नहीं निकलना, आई एम सॉरी, घर की खिड़की से बाहर देख लो, अर्थ सीधी दिखाई देगी, फ्लैट नजर आएगी। ऐसा क्यों? अर्थ इज राउंड, इट इज करेक्ट, बट द स्मॉल पोर्शन ऑफ अ लार्ज राउंड थिंग, बिग राउंड थिंग इज ऑलवेज अ स्मॉल पैच दैट इज फ्लैट। एक चींटी जो होती है ना, उसको एक बड़ी सी बॉल के ऊपर रख दो, बहुत बड़ी बॉल, तो उसका जो छोटा सा पोर्शन होगा ना बॉल का, वो उसको फ्लैट ही दिखेगा। हमको भी ऐसे दिखता है। तो बेसिकली है तो राउंड ही, लेकिन उसका छोटा सा पोर्शन आपको फ्लैट नजर आता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सन छोटा है, लेकिन ये है कि उसकी जो आर्क लेंथ है उसको हम ऑलमोस्ट इसके बराबर लिख सकते हैं। तो बेसिकली एंगुलर डायमीटर पूछा है सन का आपसे। तो अब एंगुलर डायमीटर दे रखा है आपको, डायमीटर पूछा है आपसे, कुछ क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन। तो मुझे ये पता लग गया कि मुझे क्या निकालना है, एल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, यानी कि L अपॉन R। मुझे क्या निकालना है? L निकालना है। और अगर L निकालना है तो L आएगा थीटा इंटू R, दोनों की वैल्यू पता है। थीटा इज 1920 सेकंड्स इंटू
1.496 इंटू 10 टू द पावर 11, ये मीटर में है। अब क्या ध्यान रखना है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो एंगल दे रखा है ना वो सेकंड में दे रखा है, जबकि कैलकुलेशन करने के लिए आपको एंगल चाहिए होता है रेडियन में। ध्यान रखना है, कैलकुलेशन जब भी करनी है एंगल टू बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन। तो आपको ये पता है कि 1 सेकंड जो होते हैं वो कितने होते हैं, 1/3600 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, तो 1920 सेकंड में कितने रेडियन होंगे, 1920 इंटू 1/3600 इंटू पाई अपॉन 180, फिर इंटू में क्या था 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये हमारे पास एल आया। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, पाई की वैल्यू आप 22/7 रख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है, इसका आंसर आपके पास निकल के आएगा 1.39 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 मीटर, ये निकल के आया। अब आपको ये पता लगाओ कि इस पूरे क्वेश्चन में टफ क्या था। इस पूरे क्वेश्चन में टफ सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है बेटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगुलर डायमीटर का मतलब एंगल दे रखा है, डायमीटर पूछा है और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, तो आपको एल दे रखा है, थीटा दे रखा है और आपसे सॉरी आपको आर दे रखा है, थीटा दे रखा है, एल पूछा है, तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एल इज इक्वल टू थीटा इनटू आर आ गया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। बस क्या मैंने आपको एक चीज सिखाई कि जब भी आप एंगल पुट करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि द एंगल शुड बी इन रेडियन। अगर डिग्री में एंगल होगा तो भी रेडियन में कन्वर्ट करोगे, मिनट में एंगल होगा तो भी रेडियन में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में एंगल होगा तो भी रेडियन में कन्वर्ट करोगे, करना रेडियन में ही होगा, तब जाके आपका आंसर ऐसा ही की फॉर्म में आएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपका चैप्टर थ्योरेटिकली खत्म हो गया आज, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें कुछ हायर ऑर्डर क्वेश्चन भी होंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन भी होंगे, तो आप उसके लिए बहुत ध्यान रखिएगा। और तब तक आपको क्या करना है, जितनी भी वीडियो हमने अभी तक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में देखी है, जितनी भी आपके पास है, आप प्लेलिस्ट में उसको चेक कर सकते हैं, उसको एक बार पूरा रिवाइज करेंगे आप। ठीक है, शुरू से लेकर आखिरी तक सारी वीडियो देख लेनी है, सारे फॉर्मूले रिकॉल कर लेने हैं, तब आप नेक्स्ट क्लास के लिए बढ़िया प्रिपेयर होंगे। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।